पहला चैप्टर पढ़ाएँगे। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि फर्स्ट चैप्टर से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। फोर्थ चैप्टर जो हमारा सेल है मॉड्यूल के हिसाब से वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो ये चैप्टर बेसिकली ये एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट पे चैप्टर है कि क्या-क्या प्रैक्टिसेस किए जाते थे, अभी भी किए जाते हैं और क्या-क्या ज़रूरी है उसमें, क्या-क्या चीज़ें हैं इन्वॉल्व, ठीक है? ये सारी चीज़ों को लेके हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर को बनाया गया है एंड सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। नहीं, आज का उतना नहीं होगा, थोड़ा पढ़ लेते हैं। सो चैप्टर का जो नाम है हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो नाम है फर्स्ट है एंड चैप्टर का जो नाम है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो चीज है वो हमें ये जानना है कि क्रॉप कहते किसको है, ठीक है? सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है क्रॉप। क्रॉप कह किसको रहे हम? तो सिंपली एक जैसे प्लांट को हम अगर एक ही जगह पे बोते हैं या उसको प्लांट करते हैं जिसका हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल यूजेस है, हमारे लिए वो क्रॉप जो है वो पर्टिकुलर प्लांट का जो स्पीसीज है वो फायदेमंद है, हमको कोई ना कोई प्रोड्यूस दे रहा है, तो भाई उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? क्रॉप कह रहे हैं। तो हम कह सकते हैं व्हेन plants of the same kind plants of the same kind of the same kind are cultivated are cultivated at one place one place on a large scale on a large scale, it is called crop। उसको हम लोग क्रॉप कहते हैं, ठीक है? लिखिए तो एक मिनट। बिल्कुल अने टाइम नहीं देते हैं। Yes, we can consider plants as a crop on a very small scale. For example, if we plant some 25 to 30 potato plants in a space of a room, it is also said to be a crop because
उसका कोई ना कोई हम कह सकते हैं एक जैसे प्लांट एक जगह लगाए हम लोग। नो अने यू शुड राइट नाउ। क्यों पीडीएफ से लिखने का एक तरीके से काम रखोगे कि बाद में लिखेंगे? साथ साथ लिखते चलो, टाइम पास भी हो जाएगा, हाथ भी चलता रहेगा, दिमाग भी चलता रहेगा। अब देखिए, क्रॉप जो है बेसिकली हम कह सकते हैं दो तरीके के क्रॉप्स हमको देखने को मिलते हैं। एक वैसे क्रॉप्स होते हैं जो कि समर सीजन क्रॉप, क्योंकि देखो बहुत सारा एस्पेक्ट है क्रॉप को डिसाइड करता है, ठीक है, कि कितना अच्छा उसका ग्रोथ होगा, ये डिसाइड करता है कि कितना अच्छा टेम्परेचर उसको ऑप्टिमम मिला कि नहीं, वाटर मिला कि नहीं, इन सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस पे बहुत सारी चीजें क्रॉप का डिपेंड करता है। तो आप देखोगे कि क्रॉप जो है बेसिकली हम लोग उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है खरीफ क्रॉप, दूसरा होता है रबी क्रॉप। एक पर्टिकुलर छोटा सा सीजन आता है बीच में रबी और खरीफ के बीच। रबी और खरीफ मतलब हम बोल रहे हैं रबी और खरीफ के बीच एक छोटा सा सीजन आता है जिसको जायद क्रॉप भी हम लोग कहते हैं। तो ये पर्टिकुलर सीजन को हम लोग जायद क्रॉप भी कह रहे हैं। तो जायद क्रॉप की हम बात करें तो जायद क्रॉप बहुत रबी और खरीफ के बीच में हम लोग इसको शो करते हैं, जैसे उसमें खीरा वगैरह, वाटरमेलन वगैरह आते हैं जो जायद क्रॉप में आते हैं। तो बिल्कुल शुभम, पीडीएफ तो मिल जाएगा एकदम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि साथ साथ लिखोगे बेटर रहेगा। तो हम कह सकते हैं क्रॉप को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्रॉप्स आर क्लासिफाइड into two broad categories. एंड ये कैटेगरीज हैं क्या क्या? सबसे पहला कैटेगरी हम बात कर रहे हैं खरीफ क्रॉप की। खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप को हम लोग समर सीजन क्रॉप भी कहते हैं। बिल्कुल खरीफ एंड रबी। शुभम साउंड नहीं आ रहा है, अदर साउंड आ रहा है, एक्चुअली हवा चल रहा है बहुत तेज। तो देखिए खरीफ क्रॉप की हम बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि रेनी सीजन में जून टू सितंबर इसका पीरियड होता है। इसमें मेनली राइस आता है, वीट आता है, वीट कह रहे राइस आता है, मेज आता है, सोयाबीन है एंड ग्राउंडनट है। ये सारे क्या होते हैं खरीफ क्रॉप में आते हैं। द क्रॉप्स which are sown in rainy season generally from June to September। इस पीरियड में ही क्या होता है हम कह सकते हैं इस पीरियड में ही ग्रोथ होता है। अनम्यूट करें, रुकिए एक मिनट, वीडियो ऑफ हो गया था नेटवर्क की वजह से। हम कह रहे, एक मिनट उज्जवल, हाँ बोलिए उज्जवल। सर आज कवर होगा क्या? नहीं बाबू, आज हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है सर।
यस, अभी खरीफ क्रॉप का ही सीजन है एक्चुअली, ये खरीफ क्रॉप का ही सीजन है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में क्या हो गया, पैडी हो गया, पैडी राइस को कहते हैं हम लोग, पैडी। फिर क्या हो गया भाई, फिर मेज हो गया, सोयाबीन होता है, सोयाबीन, एंड ग्राउंडनट, ग्राउंडनट। साउथ इंडिया में या ब्लैक सॉइल में आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे भी आप कि कॉटन होता है, इसी सीजन में होता है इसी सीजन में होता है, सॉरी। तो ये क्या है, खरीफ क्रॉप से। तो खरीफ क्रॉप दूसरे है रबी क्रॉप, जो कि जाड़े में होते हैं, अक्टूबर टू मार्च वाले पीरियड में होते हैं। पूरा ग्रोथ जो है वो क्या है, ठंड के मौसम में होगा, जैसे वीट हो गया, ग्राम हो गया। इसीलिए देखो होली के समय चना, तुमको हरा चना मिलता है, मटर आता है जाड़े के दिन में, मस्टर्ड है। हो गया। दूसरे जो क्रॉप है वो है रबी क्रॉप, जो भी हम लोग देखेंगे। सेकंड जो क्रॉप है वो है रबी क्रॉप, रबी क्रॉप। तूफान आया है, देखिए रबी क्रॉप्स की हम बात कर रहे हैं। तो रबी क्रॉप क्या है, द क्रॉप ग्रोन in the winter season, in the winter season। कब से कब तक, अक्टूबर से लेके टू मार्च, अक्टूबर से लेके मार्च तक, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रबी क्रॉप्स कह रहे हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में सबसे कॉमन एग्जाम्पल वीट हो गया, गेहूं जो है वो जाड़े में होता है, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सारे विंटर सीजन के क्रॉप हैं। ये तो दो ब्रॉड कैटेगरीज हो गया। एक और कैटेगरी हमको देखने को मिलता है, इसको जायद क्रॉप कहते हैं, जायद क्रॉप। ये बड़ा शॉर्ट इंटरवल में, देखो मार्च में निकल रहा है फिर जून में डलाएगा, तो अप्रैल मई, लगभग हम कह सकते हैं अप्रैल मई या जून से सीजन में, मार्च टू जून के बीच का ही ये क्रॉप होता है, जायद क्रॉप। क्रॉप्स sown in a very short interval, in a short duration that is from March to June। एग्जाम्पल हो गया हमारा क्या, वाटरमेलन। जितना मेलन टाइप का चीज है ना, जैसे कुकुरबिटा फैमिली में हम कहते हैं, कुकुम्बर हो गया, खीरा, मस्क मेलन हो गया, ये सारे क्या होते हैं, जायद क्रॉप में आते हैं। यस आदित्य बोलिए। सर अक्टूबर 2 के बाद सर क्या लिखे हैं? अक्टूबर टू मार्च। ओके सर।
मस्क मेलन है, हस्क मेलन नहीं है, मस्क है, मस्क। खरबूजा जानते हैं ना? वही है। कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में हमको जानना है कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप को सो करते हैं, कैसे उसको हार्वेस्ट करते हैं, क्या क्या इवेंट्स होता है। तो ये सारी चीज़ों को टोटल कलेक्टिवली हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के नाम से जानते हैं। एंड इसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को एक एक करके हमें पढ़ना है। तो हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा ज़ैड क्रॉप के बाद क्या लिखा है, क्रॉप सोन, SOWN, इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन। सॉरी राइटिंग नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो गया है। बिल्कुल, फ्रूट्स भी है, क्रॉप में ही आते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स भी है, वो भी क्रॉप में आते हैं। फ्रूट्स के भी सीजन होते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम लोगों को देखना है वो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। Agricultural practices. Agricultural practices. Yes, आदित्य बोलिए। सर थोड़ा बैक कर दीजिए ना, सर थोड़ा बैक कर दीजिए ना सर, थोड़ा सा बताए लिखना। नहीं, उत्कर्ष, ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग सीजन में डिवाइड करते हैं। यस, फ्रूट्स एंड थोड़ा सा डिफरेंस होता है नॉर्मल, अगर हम लोग बात करें सीरियल्स और ये सब की, वेजिटेबल्स की, तो फ्रूट्स जो होते हैं थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइम उसका रहता है। एक समर में हो गया, दूसरा हो गया विंटर में। ऐसे फ्रूट्स हम लोग काउंट करते हैं। जैसे विंटर में आपके फ्रूट्स हो गए, बहुत सारे फ्रूट्स है, क्या बोल सकते हैं, ग्रेप्स हो गया, और समर में तो मैंगो हो ही गया, लीची हो गया। हो गया। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की हम बात कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो पूरे ईयर होता है, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स है, बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स भी जो पूरे ईयर होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं, उनको भी हम लोग नहीं कैटेगराइज कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि सबको हम कैटेगराइज ही, कि जैसे टोमेटो ले लो तो पूरे साल भर भी होता है टोमेटो। बहुत सारे आजकल हाइब्रिड वेराइटीज आ रहे हैं जिनको सालों भर प्रोड्यूस किया जाता है। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं। सबसे पहला एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमको पढ़ना है कि भाई सॉइल को हम प्रिपेयर करेंगे। तो पहला जो है वो है प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चीजें होंगी, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल को प्रिपेयर हम लोग कैसे कर सकते हैं। सिंपली सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लॉइंग करेंगे। प्लॉइंग करने का मतलब क्या हो गया कि उसको कोड़ते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, लूज करते हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन में क्या है, सॉइल को हम लोग लूजन कर रहे हैं,
या लूज करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से हम कह सकते हैं कि और भी चीजें हैं उसके अंदर। प्लॉइंग के बाद लूज करते हैं, लूज करने के बाद उसको हम लोग लेवल करते हैं एंड फिर उसमें हम लोग सीड डालते हैं। तो बहुत सारे इवेंट्स है, सोइंग करते हैं। उसके बाद से ज्यादातर जो सॉइल होते हैं वो एक्चुअली क्या है, उनमें जो प्लांट है मिनरल लेते रहता है, तो मिनरल्स में काफी डेफिशिएंट हो जाते हैं, तो उनके न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट का हम काम करते हैं। हम करते क्या है, न्यूट्रिएंट एनरिच करते हैं उसको। कैसे भाई, तो बाय एडिंग मैन्योर्स एज वेल एज फर्टिलाइजर्स। तो फिर उसके बाद से क्या है, कुछ पैथोजेंस होते हैं, उनसे हमको बचाना होता है उनको। फिर जब वो अपना पूरा मैच्योरेशन कर जाते हैं, पक जाते हैं, तो उसको हम लोग हार्वेस्ट करते हैं एंड उसको लास्टली स्टोरेज करके रखते हैं, क्योंकि जितने भी क्रॉप्स हम काटेंगे तुरंत तो उसका यूसेज हम नहीं करते हैं, हम लोग उसको स्टोर करके भी रखते हैं। तो यही सारे तमाम प्रैक्टिसेस के बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। सबसे पहला जो प्रैक्टिस है वो है क्या भाई, प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या हो गया भाई, लूजनिंग ऑफ सॉइल। लूजनिंग ऑफ सॉइल की बात कर रहे हैं तो एक नेचुरली खुद ही लूज होता है। कैसे लूज होता है नेचुरली, अगर हम लोग बात करें तो खुद ब खुद कैसे लूज होगा, तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स क्या करता है, सॉइल में डिग करता है, होल बनाता है, जिसके कारण वो लूज हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से आपने पढ़ा है कि अर्थवॉर्म्स को फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। तो अर्थवॉर्म को हम लोग फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहते हैं। लेकिन वहीं पे मैं अगर नेचुरली नहीं कह रहे, बाई ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस की मदद से हम लोग कैसे करते हैं सॉइल को लूज, तो यहाँ पे एक वर्ड हमें पढ़ना है, उसे हम लोग प्लॉइंग कहते हैं। उसे हम लोग प्लॉइंग कहते हैं। यस अमृत बोलिए। सर ये अर्थवॉर्म्स लिखा है क्या? हाँ, अर्थवॉर्म्स लिखा है। ओके सर। तो हम कह रहे हैं प्लॉइंग की मदद से हम लोग क्या करते हैं, उसको लूज करते हैं। प्लॉइंग को ही एक और वर्ड यूज किया जाता है, इसी को टाइलिंग भी कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, प्लॉइंग और टाइलिंग एक ही चीज है। अगर मैं प्लॉइंग या टाइलिंग की बात करूं तो ये प्लॉ से किया जाता है। आप देखे होंगे प्लॉ पहले वुडन होता था, लकड़ी का बनता था, मेड अप ऑफ वुड, वुड का बना होता है। आज के डेट में ये प्लॉ जो है वो मेटल्स का भी बना होता है, मेटल्स का भी बना होता है ये। हाँ, ट्रेन की आवाज आ रही है, वो हम नहीं रोक सकते, मेरा घर रेलवे लाइन के बगल में है। एंड मेरा रूम साउंड प्रूफ या ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो तो है नहीं कि साउंड जो है वो रुक जाएगा। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं प्लॉ की, हम बात कर रहे हैं प्लॉ जो है वो वुड या कोई मेटल का बना होता है। एंड प्लॉइंग के बाद देखने को क्या मिलता है हमको, आफ्टर प्लॉइंग, देखो यहाँ पे कि जब लूज किया जाता है ना, आफ्टर प्लॉइंग, आफ्टर प्लॉइंग लार्ज हमको क्लम्प्स ऑफ सॉइल नजर आते हैं। जब कोड़ा जाता है ना तो सॉइल जो है वो बड़ा बड़ा पत्थर के रूप में हो जाता है कन्वर्ट, बिग क्लम्प्स ऑफ
सॉइल बन जाते हैं, क्लम्प्स। क्लम्प्स का मतलब टुकड़ा होता है, क्लम्प्स ऑफ सॉइल बन जाते हैं। एंड इन क्लम्प्स ऑफ सॉइल को हम लोग क्या कह रहे हैं? क्रम्स कह रहे हैं, क्रम्स। इनको हम लोग क्रम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब प्लॉइंग के बाद क्रम्स, और क्रम्स को हम लोग ब्रेक करते हैं किसकी मदद से? तो इसके बाद काम आता है क्या चीज? लेवलिंग। लेवलिंग, लेवलिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, डबल एल होगा इसमें। लेवलिंग भी एक वुडन प्लैंक होता है जिससे हम लोग लेवल करते हैं। एंड लेवलिंग जो है वो किसकी मदद से हम कर पा रहे हैं भाई? लेवलर की मदद से। लेवलर की मदद से। लेवलर क्या चीज से बना होता है? वुडन प्लैंक। तो इस तरीके से हम लोग सॉइल को क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से बता दूंगा स्लाइड को, काफी थोड़ा। मीनिंग ऑफ क्रम्स, बड़ा बड़ा ढेला या टुकड़ा हम कह सकते हैं, शशांक। तो देखिए, हम कह रहे हैं प्रिपरेशन में सबसे पहला स्टेज क्या हो गया? लूजनिंग। तो नेचुरली तो अर्थवर्म लूज करते ही रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ह्यूमंस के द्वारा? प्लॉइंग या टाइलिंग हम लोग करते हैं प्लॉ की मदद से। प्लॉ क्या है? कुछ ऐसा रहता है, ऐसा ऐसा निकला रहता है। ट्रैक्टर, आजकल तो ट्रैक्टर के पीछे, पहले जो बुलडॉग्स रहते थे उनके पीछे बांधा जाता था। तो वुड का बना होता है या मेटल का बना होता है? नाउअडेज इट इज मेड अप ऑफ मेटल। एंड प्लॉइंग के बाद हमको नजर आता है कि जो सॉइल है वो बड़ा बड़ा टुकड़ा के रूप में बन चुका है, जिसको क्रम्स कहते हैं। फिर उसको हम लोग को ब्रेक करना होता है, जो लेवलिंग से हो जाता है। लेवलिंग किससे करते हैं? लेवलर से। एक बड़ा सा वुडन ऐसे प्लैंक जैसा होता है जिसको जमीन पे भारी होता है, रख के दबा के आगे मूव किया जाता है। तो वुडन प्लैंक है जिसको लेवलर की तरह हम लोग यूज करते हैं। हो गया? हाँ, नहीं बोलिए। सर आपने एक जगह पे क्लम्प्स लिखा है और एक जगह पे क्लम्प्स, मतलब यहाँ पे भी बी के जगह पे पी होगा या यहाँ पे भी नहीं पी नहीं, के यहाँ जगह पे बी क्लम्स होगा? है, सॉइल के बड़े बड़े क्लम्स को क्रम्स कहते हैं। ओके सर, सॉइल के बड़े बड़े, क्रम्प्स। हाँ, क्रम्ब कहते हैं, क्रम्ब। ओके सर। आफ्टर प्लॉइंग के साइड में लिखे बिग क्लम्स, और ये क्रम्स लिखे, CRUMBS। हो गया? चलिए देखिए, यस कौशिक। सर इसके बाद भी सर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बाद सर कुछ लिखवाएं क्या? इससे पहले नहीं, इससे ओके पहले सर, हाँ मतलब लिखा है। सर यही ना सर, लेडी क्रॉप्स के बाद सर ये है? टाइप ऑफ क्रॉप के खरीफ, रबी, जायद, हाँ। सर इसके एक बार बैक कर दीजिए ना, हम सर छूटा हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लेगा। PDF पे अपलोड हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। ओके सर, ओके सर, ओके। देखिए, अब हम कह रहे हैं प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन में बहुत सारी चीजें हमको पढ़ना है। मेनली अब हम क्या किए? प्रिपेयर कर लिए। अब देखो इसके बाद से हमको उसमें क्या डालना है? बीज डालना है भाई। लेकिन इससे पहले हम कह सकते हैं कि प्रिपरेशन में और भी टूल्स यूज होता है, जैसे कि प्रिपरेशन में प्लॉ तो कर लिए, एंड
लूजनिंग हम लोग प्लॉइंग के द्वारा कर लिए। सेकंड जो चीज है वो है कि वीड्स को हम रिमूव करते हैं, ठीक है, वीड्स को हम रिमूव करते हैं। फर्स्ट था प्रिपरेशन में लूजनिंग ऑफ सॉइल, सेकंड है रिमूवल ऑफ वीड्स, रिमूवल ऑफ वीड्स। तो ये हम लोग कैसे करते हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हू कहते हैं, हू, बाय हू की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, या हो बोल सकते हैं, इसकी मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये रहता कैसा है, एक वुडन का लॉन्ग रॉड रहता है या आयरन का लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन एंड एक लॉन्ग, जैसे हम कहे यहाँ पे समझो ऐसा टाइप का रहता है, ये आयरन का रॉड हो गया, समझो आयरन का रॉड, आयरन रॉड, ठीक है। एंड इसके एंड पे हम कह सकते हैं यहाँ पे एक ब्लेड जैसा रहता है, ऐसा, ये क्या है, ब्लेड है। एंड ये आयरन रॉड को एनिमल खींचता है एंड ये ब्लेड जमीन से क्या होता है, वो वीड्स जो है उसको काटते हुए चले जाता है, क्योंकि ऐसे भी जब सॉइल को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, जाहिर सी बात है अनवांटेड प्लांट्स वहां पे ग्रो कर ही जाएंगे। आज के दिन में प्लॉइंग भी एक तरीके से ट्रैक्टर से हम करते हैं एंड उसको फिर प्लॉइंग हम कहते हैं या फिर उसको कल्टीवेटर भी कहते हैं। Nowadays plowing is done by tractor driven cultivator, tractor driven cultivator। कल्टीवेटर से फायदा ये है कि जो लेबर है वो बच रहा है, लेबर कहने का मतलब जो समय, कम समय में क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा हम प्लॉइंग कर सकते हैं। एंड पहला जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वो हमारा खत्म हो गया। दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है सोइल। सेकंड, फर्स्ट हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देखा था, सेकंड जो है वो है सोइल। सोइंग की हम बात कर रहे हैं, हम सोइंग की बात कर रहे हैं। सोइंग क्या है भाई, सबसे पहला कि हमको बीज डालने से पहले बीज को सेलेक्ट करना पड़ता है कि कैसे वो बीज है, ठीक है। वो बीज जो है वो कैसे है, डैमेज तो नहीं है, डैमेज नहीं है। एंड डैमेज सीड्स को हम पहचानते कैसे, सीड्स को धोया जाता है पानी के अंदर। तो पानी में जैसे ही उसको डाला जाता है, मान लो एक हम बोरा पानी में, एक बोरा सीड जो है उसको हम लोग लार्ज एक कंटेनर जिसमें पानी है उसमें डाल दिए, तो जो डैमेज सीड है वो अंदर से हॉलो हो जाता है कि कीड़ा उड़ा लग गया, तो वो क्या होता है, फ्लोट करने लगता है। तो उसको छान के हम लोग पहले तो अलग कर लेते हैं, ठीक है। जो सीड्स जो सिंक कर जाएंगे, नीचे डूब जाएंगे, वही सीड्स क्या है, अच्छे सीड्स है, हेल्दी सीड्स है, ठीक है।
एंड अगेन हम कह सकते हैं कि चॉइस ऑफ सीड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कैसा चॉइस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो क्रॉप का टाइप है या क्रॉप का प्रोड्यूस है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप और क्वालिटी ऑफ द सीड्स विच वी यूज टू सो। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि कैसा सीड हम डालेंगे वैसा ही ना प्लांट आएगा, जैसा बीज बोते वैसा पेड़ आता है, जाहिर सी बात है। तो हम अच्छे क्वालिटी के सीड्स को यूज करेंगे, जितने अच्छे क्वालिटी के सीड्स को यूज करेंगे उतना ही अच्छा हमारा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो बहुत आज के डेट में हम हाइब्रिड सीड्स का भी यूज करते हैं। जो हाइब्रिड सीड्स वैसे सीड्स है जिसमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। डिजायर्ड कहने का मतलब जो हमको चाहिए वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाले सीड्स रहते हैं। तो हम कह सकते हैं सोइंग क्या है भाई, प्लेसिंग ऑफ सीड्स इन द प्रिपेयर्ड सॉइल बोल सकते हैं हम लोग। प्रिपेयर्ड के पहले, प्रिपरेशन के पहले कैसे डाल सकते हैं, प्रिपेयर्ड सॉइल टू गिव राइज टू न्यू प्लांट, टू गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। ठीक है, टू गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, सोइंग कह रहे हैं। सोइंग काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि अगर हम लोग सब काम तो प्लांट ही के लिए कर रहे हैं ना, तो बीज नहीं डालेंगे तो क्या होगा, प्लांट ही नहीं आएगा। लेकिन बिफोर सोइंग हमको क्या क्या देखना पड़ता है। सबसे पहले वी चूज variety of seeds, variety of seeds because the produce या the quality of produce depend upon variety of seed, depend upon किस चीज पे डिपेंड करेगा भाई, तो हम कह सकते हैं वैरायटी ऑफ सीड्स पे डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन वैरायटी ऑफ सीड्स। ठीक है, डिपेंड अपॉन वैरायटी ऑफ सीड्स। Depend upon variety of seeds. Yes, अप्रमेय, अपॉन के बाद लिखना है वैरायटी ऑफ सीड्स, ऊपर एरो देके लिख दिए हम, आप लिख लीजिएगा। यस अप्रमेय, सोइंग का मेथड हम लोग को पढ़ना है कि कैसे सो करते हैं, सीड ड्रिल यूज किया जाता है या फनल यूज किया जाता था पहले। यस पूर्णिमा, पैथोजेंस को भी हम लोग हटाएंगे इंसेक्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स को यूज करके। नेक्स्ट देखिए, हम लोग कह रहे हैं कि ये तो हम क्वालिटी या वैरायटी चेक किए,
कंडीशन ऑफ सीड इज ऑल्सो चेक्ड, हम कह सकते हैं कंडीशन ऑफ seeds is also checked before sowing. Condition of seeds is also checked before sowing. For example, damaged seeds can be removed by its floating tendency on water. क्योंकि पानी में क्या होगा, जो डैमेज है वो अंदर से खोखला है एंड वो तैरने लगेगा। अब देखो, ये तो हम लोगों ने देख लिया, अब हमको थोड़ा सा टूल्स के बारे में देखना है। टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग। क्या क्या टूल्स हम लोग यूज करते हैं या करते थे पहले भी या अभी करते हैं, क्या करते हैं? हाँ उत्कर्ष बोलिए। लास्ट वाला पेज जरा एक सेकंड के लिए क्या बाबू? लास्ट स्लाइड कर दे। अच्छा यस सर। ओके, देखिए तो टूल्स की हम बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से वो टूल्स होंगे जिनको हम लोग यूज करते हैं बीज डालने के लिए। ठीक है, सबसे पहला ट्रेडिशनल टूल हम देखेंगे, फिर मॉडर्न टूल देखेंगे। हम लोग दोनों टूल्स को देखेंगे। हम सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल टूल्स की। ट्रेडिशनल कहते हैं जो पुराने जमाने से करते हम लोग आ रहे हैं, या पुराने जमाने में कैसे किया जाता था, तो उनको ट्रेडिशनल टूल्स हम कहते हैं। तो सबसे पहला हम ट्रेडिशनल टूल्स को देखेंगे कि ट्रेडिशनल टूल्स कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं भाई। तो क्या क्या चीजें हैं ट्रेडिशनल टूल्स के अंदर। तो इसमें यूज हम लोग करते थे फनेल को। फनेल क्या है कि ऐसा एक बड़ा सा फनेल रहता था, जो कि बड़ा सा, एंड पीछे से खड़ा होकर सीड डाला जाता था, एंड वो ब्लॉक काट के, या हम कह सकते हैं उसके पीछे रहता था, एंड यहाँ से सीड्स जो है ऐसे ये इससे होते होते सॉइल में जा रहा है एंड आगे उसको बढ़ाते जा रहा है। तो फनल्स का यूज किया जाता था पहले के जमाने में। एंड इसका जो एंड पॉइंट होता था काफी ज्यादा शार्प होता था। 2 या 3 पाइप हम कह सकते हैं यूज किया जाता था इसके अंदर। ये जो इसका एंड पाइप है वो काफी हम कह सकते हैं तीखा होता था। तीखा कहने का मतलब है ऐसा टाइप का कि सॉइल के अंदर छेद कर सके। तो उससे क्या होता था, आराम से सॉइल के अंदर डाला जा सकता था सीड्स को। हाँ बना सकते हैं तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम है ही कुछ नहीं। शार्प एंड हम कह सकते हैं, शार्प एंड। These end pieces या these ends हम कह सकते हैं, these ends pierce का मतलब होता है छेदना। pierce into the soil and place seeds there
लेकिन मॉडर्न टूल्स की हम बात करें तो मॉडर्न टूल्स जो है भाई वो तो सीड ड्रिल है हमारे पास। दूसरा जो टूल है वो है मॉडर्न टूल्स। मॉडर्न टूल्स की हम बात करें तो मॉडर्न टूल जो है हमारे पास वो है सीड ड्रिल। देखिए सीड ड्रिल क्या है, जस्ट लाइक वो प्लॉ जैसा ही दिखता है, बीच में स्पेस रहता है एंड वो मूव करते रहता है आगे की तरफ, ट्रैक्टर से उसको भी बांध दिया जाता है एंड पीछे खड़ा रहता है, उसी उसी के ऊपर सीड डाला जाता है ऊपर से। एंड उसका एक फायदा ये है क्योंकि वो एक मशीन है, एक ऑपरेटर्स के रूप में काम कर रहा है, तो इक्वल डिस्टेंस पे ही सीड डालता है और जैसे ही वो सीड डालता है तो उसका जो नुकीला पॉइंटेड हम कह सकते हैं हुक्स लाइक स्ट्रक्चर है वो सॉइल को भी खोड़ देता है, तो थोड़ा सा सीड जो है वो कवर भी हो जाता है। नहीं तो ऐसे क्या है कि सीड जो डाल के हम लोग छोड़ते हैं तो कुछ देर के बाद क्या है, बहुत देर के बाद उसको सॉइल से धीरे धीरे कवर किया जाता है ना, तो तब तक क्या है बहुत सारा सीड्स को चिड़िया भी आके खा जाती है। तो उसमें हम कह सकते हैं सीड ड्रिल में जो सीड्स है वो भी प्रिजर्व हो रहे हैं या कंजर्व हो रहे हैं, हम कह सकते हैं प्रोटेक्ट हो रहे हैं बर्ड्स से, बर्ड्स उसको खा नहीं पा रही है। दूसरा चीज यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे प्लेस कर रहा है। तीसरा चीज क्या है भाई कि सीड ड्रिल में टाइम कम लग रहा है, फनल से ज्यादा टाइम लगता था। तो मॉडर्न टूल्स की हम बात करें तो मॉडर्न टूल्स में है क्या भाई, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, ठीक है, सीड ड्रिल लिखिए तो यहाँ तक, स्लाइड चेंज करेंगे। हो गया। हाँ उत्कर्ष, एक मिनट उत्कर्ष, हाँ बोलिए क्या बात है। सर अगर हम किसी भी गोल से पाइप का करोगे, जो फनल हुआ है सीटेड हुए दोनों में, तो पाइप जैसा स्ट्रक्चर रहता है उसके एंड्स पे। नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलिए। सर जो सीड ड्रिल होता है या हाँ, फिर ये फनल होता है, हाँ, उसके एंड पे तो गोल सा पाइप जैसा स्ट्रक्चर रहता होगा। हाँ पाइप जैसा ही स्ट्रक्चर होता होगा। तो सर जब कोई भी पाइप अगर मिट्टी में अंदर जाता है तो सर उसमें तो जो एंड होता है तो मिट्टी भर जाती है, तो सर फिर ये सीड कैसे फिर थोड़ा हाँ बिल्कुल। डिस्टेंस पे। तो देखो वो मिट्टी कब भरेगा, जब मिट्टी जो है वो हार्ड होगा। यहाँ हम प्लॉइंग कर दिए, मिट्टी को सॉफ्ट कर दिया, अंदर एयर है उसके, फूला हुआ है, खाली उठा हुआ है मिट्टी। तो ऐसा नहीं है कि सीड ड्रिल हम लोग डालते हैं, देखो इस चीज को लेके, तो सीड ड्रिल डालते हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशन भी ऐसा नहीं है कि, या फिर इसमें फनल से मिट्टी फंसता ही है, बार बार उसको फिर निकाला जाता है, साफ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एकदम प्योरली कि हाँ बाइक डाले जा रहा है, डाले जा रहा है। तो मॉडर्न टूल्स की हम बात करें तो मॉडर्न टूल्स में हम कह सकते हैं हमारे पास क्या हो गया, सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल की हम बात कर रहे हैं तो सीड ड्रिल है क्या, एक ऐसा अपरेटस है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए, सोइंग के लिए। तो अगर मैं अपरेटस की बात करूं तो इस अपरेटस को यूज किया जाता है, इट सोज, फायदा क्या है, द सीड्स uniformly
at equal distance and depth and depth. It ensures that seeds get covered it ensures that seeds get covered by the soil after sowing. इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि चिड़िया सीड्स को नहीं खा पाती हैं. This protects the seeds by birds from being eaten. From being eaten. सीड के बाद क्या लिखा है? गेट लिखा है. गेट, सीड्स गेट. यूनिफॉर्मली लिखा है ऊपर वाला, नीचे वाला गेट लिखा है. सीड ड्रिल की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसा ही ऑपरेटर्स नजर आता है हमको. हो गया. तो दो स्टेजेस या दो प्रैक्टिसेस को तो हमने देख लिया एक्चुअली. एक पढ़ा पहले हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया हमारा. दूसरा जो है वो सोइंग ऑफ सीड्स हो गया. तीसरा है, अब सीड को तो हम डालेंगे तो भाई सीड को डालने के बाद हम कह सकते हैं उस सॉइल में हमको और भी न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट करने की जरूरत होगी, क्योंकि वो पर्टिकुलर सॉइल क्या है, ज़्यादातर डेफिशिएंट होता है न्यूट्रिएंट्स में, तो उसको एनरिच करने की भी जरूरत होती है. तो तीसरा हमारा क्या है? एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. Adding manures and fertilizers. Adding manures and fertilizers. Adding manures and fertilizers. देखिए, हम कह रहे हैं भाई कि न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट की जरूरत क्यों हो रही है? एज most of the soil is deficient in nutrients. That's why nutrient enrichment is needed. Nutrient enrichment is done, कह सकते हैं. Enrichment is
डन, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट इज डन। इसी वजह से हम कह रहे हैं देखो, अब हमारे पास दो मेथड्स है। एक तो है मेथड हमारे को कि हम मैन्योर्स को यूज करें जो कि ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, दूसरा जो है वो है फर्टिलाइजर्स का यूज करें जो कि इनऑर्गेनिक नेचर का होता है, मतलब वो आर्टिफिशियल या हम कह सकते हैं मैन मेड सिंथेटिक होता है, सिंथेटिक केमिकल्स की बात की जा रही है। जाहिर सी बात है मैन्योर जो है उससे क्रॉप जब हम उगाएंगे तो वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा एज कम्पेयर टू जो फर्टिलाइजर्स से उगाते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर्स वाले में केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है। लेकिन यहाँ समझिए कि हमारी मजबूरी है कि हम ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारा फर्टिलाइजर्स पे होगा। क्यों भाई फर्टिलाइजर्स पे इसलिए होगा ज़्यादा डिपेंडेंसी, क्योंकि जितना हमको नीड है वो उतना ज़्यादा प्रोड्यूस मैन्योर नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे मान लो सेम हम मैंगो ट्री ले रहे हैं, एक है ऑर्गेनिक तरीके से मैंगो उगा रहे हैं, एक है इनऑर्गेनिक तरीके से उगा रहे हैं। तो हमारा मान लो कि एक मैंगो ट्री है, मैन्योर से उगाएंगे तो मान लो उसमें कह रहे मैन्योर से जब हम उगाएंगे तो क्या होगा कि मान लो उस पर 100 किलो आम हुआ, ठीक है, और फर्टिलाइजर से उगाया तो उसमें 200 किलो आम हुआ, क्योंकि फर्टिलाइजर ना वाटर में बहुत जल्दी घुलता है, जल्दी जल्दी न्यूट्रिएंट को रिलीज करता है, जिसके कारण प्लांट का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होता है। तो मैन्योर से उगाएंगे तो 100 किलो होगा, फर्टिलाइजर से तो क्या 200 किलो। तो 100 किलो वाला का मान लो कि 10,000 में पेड़ बिका तो हम कह सकते हैं 100 रुपये किलो आम बिकेगा। लेकिन वहीं पे क्या है, उसी 10,000 में बिका तो ये 50 रुपये किलो बिकेगा। जाहिर सी बात है जो सस्ता होगा ज़्यादा लोग वही खाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो अफोर्ड कर पाएंगे सस्ते चीज़ों को। तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक तरीके से जो चीज़ें उग रही हैं उनका लिमिटेशन, इसीलिए ऑर्गेनिक जो तुम नॉर्मल सेव खरीदने जाओ तो तुमको 150 रुपये, 160, 170 रुपये मिलेगा। वहीं ऑर्गेनिक सेव खरीदने जाओगे ना, बड़ा अच्छा डब्बा में पैक आएगा, तुमको 300, 350 रुपये किलो मिलेगा। तो कारण वही है कि उसका प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी लिमिटेड है। हेल्दी कौन होगा? आयुष हेल्दी होगा तो जाहिर सी बात है मैन्योर्स, लेकिन हाँ फर्टिलाइजर्स वाला भी है, तो अगर उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे तो वो भी हेल्दी है, क्योंकि जो भी केमिकल्स रहता है वो उसका इफेक्ट जो है वो सरफेस पे ही रहता है होने के बाद, ठीक है। यकीनन फर्टिलाइजर्स वाले की तुलना में तो मैन्योर ही जो है वही ज़्यादा क्या है, हेल्दी है। तो अगर मैं न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट की बात करूं, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, तो मैं न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे हमको दो चीजें नजर आ रही हैं। एक क्या हो गया, हम कर रहे हैं भाई कैसे, मैन्योर से। एक हम कर रहे हैं मैन्योर से, दूसरी तरफ हम कर रहे हैं फर्टिलाइजर से। एक तरफ हम कर रहे हैं मैन्योर से, दूसरी तरफ हम कर रहे हैं फर्टिलाइजर से। मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अगर मैं मैन्योर्स की बात करूं और फर्टिलाइजर्स की बात करूं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो एक क्या है भाई, एक है हम कह सकते हैं मैनमेड है, दूसरा क्या है डिकम्पोजिशन या रॉटन वेजिटेबल्स या ऑर्गेनिक चीज़ों से ही बना होता है।
तो दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, उसको हम लोगों को देखना है। यस उत्कर्ष, बार बार एक ही सॉइल में फर्टिलाइजर हम लोग यूज करेंगे, जाहिर सी बात है उसका जो क्वालिटी है वो डिग्रेड करेगा ही। ठीक है, तो मैन्योर्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ज्यादातर ये इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कैसे हो गए? मैन मेड हो गए। मैन मेड ये कैसे हो गए भाई? नेचुरल हो गए। नेचुरल बाय decomposition ऑफ decomposition by decomposition of cattle dung से बनता है, एंड प्लांट रेसिड्यू या प्लांट रिमेन्स हम कह सकते हैं, उससे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद से इसका प्रिपरेशन, मैन्योर्स का जो प्रिपरेशन है वो फील्ड में ही करते हैं हम लोग बाहर ही करते हैं, कोई लैब में हमको जाने की जरूरत नहीं है। प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो प्रिपरेशन होता है, जाहिर सी बात है ये कहाँ होता है? लेबोरेटरी में, प्रिपेयर्ड इन लैब्स। लैब्स कह सकते हैं या फैक्ट्रीज हम कह सकते हैं, फैक्ट्रीज। लेकिन मैं एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं। यस, वेस्ट से बनता है। कैटल डंग मीन काउ गोबर, शशांक। अगर मैं एफिशिएंट की बात करूं तो ये क्या है? लेस एफिशिएंट है। ये क्या है भाई? मोर एफिशिएंट है। मोर एफिशिएंट। more efficient, less efficient and more efficient। एंड मैन्यूर्स जो है ये ह्यूमस भी प्रोवाइड करता है सॉइल को। ह्यूमस कहते हैं जो फर्टिलिटी इंक्रीज भी करता है, एक नेचुरल सब्सटेंस प्रोवाइड कर पाता है। लेकिन क्योंकि फर्टिलाइजर्स इमीडिएट के लिए दे रहे हैं, बाद के लिए कोई ह्यूमस का फॉर्मेशन नहीं करके जाते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो नेचुरल तो है नहीं, वो आर्टिफिशियल केमिकल्स है, जाहिर सी बात है। तो हम कह सकते हैं कि मैन्यूर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं a lot of humus, a lot of humus to the soil, एंड ये जो है ये कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, does not provide any humus, any humus, does not provide any humus। तो दो तरह के न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट से हो गया, एक मैन्योर्स हो गया, दूसरा फर्टिलाइजर्स हो गया।
अच्छा, 1 मिनट आर्यन। Yes, there's a primary similarity between fertilizers and manures. Both are used for growing plants. This is the similarity. Both provide nutrients, but the efficiency is more in fertilizers as compared to manures. Why? Because as compared to manures, fertilizers are more soluble in water. जो जितना तेजी से पानी में घुलेगा ना, क्योंकि प्लांट जो है न्यूट्रिएंट पानी से ही लेता है, पानी में ही न्यूट्रिएंट जो है डिसॉल्व होगा, तभी जाके वो उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास फर्टिलाइजर्स के। मैन्योर तो कोई एग्जाम्पल नहीं है, नेचुरल सब्सटेंस है, लेकिन फर्टिलाइजर्स के कुछ एग्जाम्पल है। बिल्कुल पोटैश और यूरिया जो है ये एग्जाम्पल। सबसे पहला नेचुरल सब्सटेंस हम कह सकते हैं यूरिया ही है, जिसको सिंथेसाइज किया गया था लैब में। तो कुछ सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स जो है वो है हमारे पास। सम एग्जाम्पल्स ऑफ fertilizers some examples of fertilizers some examples of fertilizers are, example is urea is an example. Ammonium sulfate both provide nitrogen. अमोनियम सल्फेट, ज्यादातर सॉइल ना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसीलिए फर्टिलाइजर का नाम भी N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम। ये NPK फर्टिलाइजर भी हम लोग बोलते हैं ज्यादातर को, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। फास्फोरस ज्यादातर सॉइल इन्हीं 3 एलिमेंट में डिफिशिएंट भी होता है, एंड जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो यही 3 एलिमेंट को प्रोवाइड भी करते हैं। सुपर फॉस्फेट भी एक फर्टिलाइजर का नाम है। पोटैश भी हो गया, वो भी पोटेशियम देता है। फॉस्फेट, पोटैश, यस अने, इट इज द लास्ट टॉपिक। सो एनपीके फर्टिलाइजर, मेरे कहने का मतलब क्या हो गया कि ज्यादातर जो सॉइल होता है यही 3 एलिमेंट में क्या होता है, डेफिशिएंट होता है। या तो नाइट्रोजन में होगा, या तो फास्फोरस में होगा, या पोटेशियम में होगा। ज्यादातर कॉम्बिनेशन तीनों ही में डिफिशिएंट होता है, क्योंकि ये 3 एलिमेंट प्लांट जो है वो सॉइल से ज्यादा लेता है, चाहे कोई भी प्लांट हो। तो इसीलिए सॉइल इन 3 एलिमेंट में जल्दी ही डेफिशिएंट हो जाता है, उसमें ये 3 एलिमेंट की कमी हो जाती है। तो ये हमारा फर्टिलाइजर्स का कुछ एग्जाम्पल्स हो गया।
अगर मैं एडवांटेजेस की मैन्योर की बात करूं कि मैन्योर को हम लोग यूज क्यों करते हैं, जाहिर सी बात है ये वो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, सॉइल को ज़्यादा एरी बनाता है, एंड क्योंकि ये इको फ्रेंडली है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो जाहिर सी बात है जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ये हार्म नहीं पहुंचाता है। एंड ओवरऑल अगर मैं टेक्सचर की भी बात करूं तो ये टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक नेचर है तो हमारे लिए सेफ है, लेकिन एफिशिएंसी इसका कम है, जिसकी वजह से हमको मजबूरन, फिर से वर्ड, मजबूरन डिपेंडेंट है हम फर्टिलाइजर पे, ऐसा कोई शौक नहीं है, क्योंकि मैन्योर हमारा क्या है, जो नीड है उसको पूरा ही नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का, हम कह सकते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोगों को जो पढ़ना है, अब मैन्योर हम लोग प्रिपरेशन कर दिए, सॉइल का बीज भी डाल दिए, मैन्योर खाद भी उसमें डाल दिए, अब बारी है उसमें पानी डालने की। No, in most of the cases we do not use manures and fertilizers together, क्योंकि मैन्योर और फर्टिलाइजर की हम बात कर रहे हैं, क्यों हम दोनों यूज करेंगे एक साथ, तो मैन्योर का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, उसमें केमिकल मिल जाएगा। तो यस, नेक्स्ट जो है वो वाटरिंग टू द क्रॉप्स है, दैट इज नोन एज इरिगेशन, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पीडीएफ इसका अपलोड हो जाएगा, अभी मैं अपलोड कर दूंगा, जिसका छूट गया होगा वो देख सकता है। होमवर्क 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। होमवर्क चैप्टर हमारा हो गया है, हाँ। 4.1 हम लोगों का हुआ था, 4.2 भी हुआ था। लास्ट टॉपिक कहाँ तक हुआ था देखिए तो, 4.1 हुआ है कि 4.2 हुआ है? आई थिंक 4.2 भी होमवर्क में दिए थे। यस अमृत, मेरे डॉग का साउंड आ रहा है। यस, होमवर्क जो है वो मैं ग्रुप पे भी भेज दूंगा। होमवर्क जो है आपका एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 53 एंड 54 पे है, सेल का ही है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्लांट सेल है, 4.3 है। एग्जाम कॉर्नर उसका टोटल बनाना है, एंड एग्जाम कॉर्नर जो है लगभग हम कह सकते हैं टोटल क्वेश्चन उसमें दिया हुआ और कॉन्सेप्ट चेक, 3 क्वेश्चन, 16 3 19 क्वेश्चन है, मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा। 4.3 का बी 4.3 पूरा मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, बी 4.3। डेडलाइन इज टुडे इज फ्राइडे, सो सैटरडे, कल, हाँ कल नहीं परसों, संडे सुबह 11 बजे तक डेडलाइन। संडे सुबह 10 बजे तक, सॉरी 10 बजे कह रहे 11 बजे तक, मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा, ठीक है। नो
Yes, you can leave. Anupam, no, I'm not a doctor, but soon I complete my PhD thesis, so then I will call as doctor. चलिए, तो एंड कर रहे हैं हम लोग यहीं पे। होमवर्क मैंने बता दिया है, होमवर्क मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा, एंड संडे सुबह 11 बजे तक आपका डेडलाइन रहेगा, ठीक है। चलिए, तो एंड कर रहे हैं।